Hello everyone. In this lecture we shall start with a new chapter which is determinants. Determinants आने के लिए पहले हमें मेट्राइसिस आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो बच्चे ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं आई वुड से कि पहले वो मेट्राइसिस के सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद ही वो डिटर्मिनेंट्स पे आएँ. बाकी सब के लिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? डिटर्मिनेंट्स इज नथिंग बट अ नंबर, अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. तो देखो मैट्रिक्स शब्द बोला, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या थे इसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला मैंने, उससे एक एसोसिएटेड नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई दो वैल्यूज आए डिटर्मिनेंट की, ऐसा नहीं होगा. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे एसोसिएटेड एक यूनिक नंबर क्या कहलाता है मेरे लिए? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है. जैसे एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आई जे m मल्टीप्लाई n उसका ऑर्डर है. ठीक है. अच्छा, m मल्टीप्लाई n मैंने लिखा हुआ है बट मैंने बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये तो ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. 2/2 हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 1 भी ऑर्डर हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 भी एक ऑर्डर हो सकता है. तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक मेरे को एक यूनिक नंबर निकलेगा, उसका एक मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए. वो नंबर जो है मेरा इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट. और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे. ठीक है. इसको हम मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, मॉडुलस का ही सिंबल है, पर हम इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. या डिटर्मिनेंट ए भी कह सकते हो, DET ऐसे करके भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए. ठीक है. मैट्रिक्स ए का. चलो तो उसको निकालने का तरीका भी सीख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है. गिवन होता है क्या? नहीं, गिवन तो नहीं होता. मैट्रिक्स को डायरेक्ट देख के आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बता दोगे, उसको आपको डिड्यूस करना होगा. उसका एक मेथड है, वो मेथड सीख लेते हैं. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट, पहली बात तो 1 मल्टीप्लाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है. जैसे ये मेरे को एक मैट्रिक्स दी हुई है, 1 मल्टीप्लाई 1 ऑर्डर है इसका, तो क्योंकि एक यूनिक नंबर इसके अंदर सिर्फ सिंगुलर है, एक ही वैल्यू है, ये 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही के यही हो जाती है. ठीक है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 1 ही होगी. बहुत सिंपल बात थी, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं है. डिटर्मिनेंट मेरे को कहाँ से? 2/2 मैट्रिक्स का हम स्टार्ट करते हैं. 2/2 मैट्रिक्स से ए एक दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी एलिमेंट है, यहाँ पे डी एलिमेंट है. तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. तो तरीका क्या है ए डिटर्मिनेंट का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये इसके लिए हम अप्लाई करते हैं. तो ए मल्टीप्लाई होता है यहाँ डी से, ये सी मल्टीप्लाई होता है यहाँ बी से, और बीच में एक सिंबल आता है माइनस साइन का. ठीक है. तो ए डी माइनस BC will be the value of determinant A. ठीक है. इसको हम एलिमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे हम लिखते हैं A11, A12, A21, A22, और उसके बाद फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A11 मल्टीप्लाई किससे होगा? A22 से, और सब्ट्रैक्ट कैसे होने वाला है? A12 और A21 से. ये भी आप कह सकते हो क्योंकि ये एलिमेंट को लिखने का तरीका है मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है. तो ये तो हुआ एक 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू. एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम इसका. ठीक है. ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है 1 2 3 4, ये मेरे को एलिमेंट्स दे रखे हैं. आई नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और बीच में एक सब्ट्रैक्शन का साइन है. तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, सो दैट इज 4 माइनस 6, दैट इज -2. ठीक है. -2 मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई. अच्छा, क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? हाँ हो सकती है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? वो भी हो सकती है. तो डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. बस एक जो लॉजिक हमने सीखा था वो ये सीखा था जब हम इन्वर्स निकालते थे. ठीक है. इन्वर्स निकालने के लिए एक लॉजिक क्या था? वो ये था कि हर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, सिर्फ तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ये इन्वर्स की डेफिनेशन थी. ठीक है. पिछले लेक्चर्स में मैट्राइसिस के में हमने देखा था कि हर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा. ठीक है. तो उसकी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो है तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं अब हम डिटर्मिनेंट के बाद.
इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, क्या यूज़ में आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का यूज़ क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे कोई भी चीज़ सीखेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस वो क्या क्या हैं, ठीक है। पहले तो मुझे जो 12th क्लास में काम आने वाले हैं एप्लीकेशंस वो क्या क्या हैं, पहली बात मुझे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इज एक्स वाई और जेड के वेरिएबल्स जो होते हैं मेरे लिए, दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं आपके लिए एक्स और वाई, तब भी आप डिटर्मिनेंट मेथड से उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो एक्स और वाई की। तीन वेरिएबल्स भी आपको दिए जा सकते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए होंगे, तीन इक्वेशंस आपको दिए होंगे, उनकी मदद से जो है आप डिटर्मिनेंट्स की मदद से आप उसकी वैल्यू एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद ही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए भी जो है हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के लिए बहुत फार्मूलेज हैं हमारे पास, बट स्टिल अगर हम इस मेथड से हम करेंगे तो हमारे लिए और इजी भी होगा वैसे। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स का और एप्लीकेशन क्या है, इन्वर्स निकालना, ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी आपके लिए 12th क्लास में यूज़ होने वाला है। ये तीन एप्लीकेशन जो है, इस कारण से डिटर्मिनेंट्स चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये तीनों चीज़ें हमको सीखनी हैं और इसके अलावा और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, डिटर्मिनेंट्स के खुद के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, जो काफ़ी सारे हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। बाकी हमने 2x2 का तो देख लिया था, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये और हम सीख लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है और बहुत हमको इसके लिए लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो एक ऐसी मैट्रिक्स 3x3 की, मैं इस बारी क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, ठीक है, ये पहली रो हो गई। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरे लिए एक मैट्रिक्स दी हुई है और व्हाट आई नीड टू फाइंड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। इसका क्या तरीका है, पहले तो आप एक लॉजिक सीख लो, ये कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ईदर यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट थ्रू दिस रो विद द हेल्प ऑफ दिस रो, अगर 3x3 डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है तो ईदर आई कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ दिस रो, फर्स्ट रो, और द सेकेंड रो और द थर्ड रो, और द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, किसी भी तरीके से मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और सारी वैल्यूज सेम आएंगी। सबका जो आंसर है किसी भी तरीके से आप निकालो, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है, अनलेस यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स विच आई एम श्योर बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट्स यू माइट नॉट डू दैट। रो 1, अभी मैं जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने वाला हूँ वो मैं रो वाइज मेथड से निकाल रहा हूँ और रो 1 को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो रो 1 को यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मतलब ये होता है कि जो मेथड हम सीख रहे हैं उसमें जो फॉर्मूलेज हम लगाने वाले हैं वो रो 1 के बेसिस पे लगाने वाले हैं। अगर आप रो 2 यूज़ करोगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, अगर आप रो 3 यूज़ करोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, कॉलम वाइज करोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। फिलहाल हम रो वाइज ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। करते कैसे हैं, अगर मैं फर्स्ट रो को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट रो को यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो रो है, ध्यान से देखें आप, A11 हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले इस एलिमेंट को यूज़ करूँ तो मैं इस रो को भूल जाऊँगा, इस कॉलम को भूल जाऊँगा, ठीक है, इस रो को भूल जाऊँगा, इस कॉलम को भूल जाऊँगा, ये ऐसे, ये उंगलियाँ मैंने लगा ली, ठीक है, ये भूल गया। अब बचा क्या मेरे लिए, A22, A23, A32, A33, एक 2x2 मैट्रिक्स बची मेरे लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर की, ठीक है। ये मेरे लिए ये पार्ट बचा क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो मेरे लिए चली गई, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, A22, A23, A32 और A33, ठीक है। इसके बाद अब मेरे लिए आने वाला है क्या, A12, ठीक है, A12। अच्छा, यहाँ प्लस साइन रहेगा, यहाँ माइनस साइन रहेगा, यहाँ प्लस साइन फिर से रहेगा, ठीक है। ये चीज़ कैसे होती है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट -1 टू द पावर I प्लस j, ठीक है, -1 टू द पावर I प्लस j। अब -1 टू द पावर I प्लस j में देखो, I पहले क्या था, 1 था और फिर j क्या था, 1 था,
तो 1 और 1 हो गया 2, -1 टू द पावर 2 विल गिव मी अ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ इसीलिए यहाँ एक पॉजिटिव साइन लगा हुआ था. नाउ यू सी A12 बीइंग 3 ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन मुझे मिलेगा, तो यहाँ एक माइनस का साइन आएगा. ठीक है, लिखूंगा क्या मैं A12, बची क्या मेरे लिए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी बच रही है, वापस मैं ये रो बना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आई विल स्किप दिस रो क्योंकि आई एम यूजिंग द फर्स्ट रो, उसके थ्रू एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं, और ये जो कॉलम है मेरे लिए मैं इसको भी छोड़ दूंगा. ठीक है, नाउ दीज टू थिंग्स आर गॉन. व्हाट रिमेन्स इज A21, A23, A31, A33. ठीक है, A21, A23, A31, A33. ठीक है, इसके बाद ही एक एलिमेंट और बच जाता है मेरा A31 वाला. ठीक है, प्लस A13 लिखूंगा, और उसके बाद मेरे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ भी बचने वाली है. ठीक है, वो और हम लिख देते हैं. अच्छा, पॉजिटिव साइन क्यों आया ये आपको पता है, I प्लस जे -1 टू द पावर I प्लस जे, इसी कारण. फिर एक बारी मैं क्या करने वाला हूँ, ये रो को मैं छोड़ दूंगा, ये कॉलम को छोड़ दूंगा, ये रो को मैं छोड़ दूंगा. बचा मेरे लिए क्या, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स A21, A22, A31 और A32, ये मेरे लिए यहाँ तक बचा है. ये मेरा एक्सपेंशन है, ये पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ है, बट दिस इज द आउटलाइन हाउ विल सॉल्व अ 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, इसके बाद एक तरीका और, मतलब इसको और एक्सपैंड करना है ना मुझे, अभी 2x2 की मैट्रिक्स को एक्सपैंड करोगे फिर आंसर लिखोगे. थोड़ा सा लेंदी हो जाता है एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, बट ये आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 3x3 वाले ही मिलने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद मैं इसको और एक्सपैंड करके लिख दे रहा हूँ. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी गिवन बाय A11 यहाँ लिखा है मेरा. ठीक है, ये वाला तरीका तो हमको आता है, अभी हमने सीखा. ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, बीच में एक नेगेटिव साइन आएगा. तो A22 A33 माइनस A23 A32, ये पहला वाला पार्ट हुआ. ठीक है, माइनस A12, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में एक नेगेटिव साइन, A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस लास्ट जो मेरे लिए बचता है A13. वो कैसा रहेगा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई, A21 A32 माइनस A22 A31. ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपेंशन है एक 3x3 मैट्रिक्स का, जिससे मैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ. काफ़ी लेंदी रहता है प्रोसीजर, बट एक बार आप समझ जाओ क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को, इसके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हो. एक क्वेश्चन भी हम ऐसा कर लेते हैं फटाफट से. एक कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लेकर जो है हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. ठीक, मेरे को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0. ठीक है, इसके मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं इसको इस कॉलम से एक्सपैंड करूँ तो, बट क्योंकि हमने अभी रो वाइज एक्सपेंशन सीखा है तो हम पहले रो वाइज ही करके देख लेते हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैं इस रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको. ठीक है, तो 1 मैंने लिखा, उसके बाद ही क्या करूँगा 3, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है. ठीक है, इस रो को मैं भूल जाऊँगा, इस कॉलम को मैं भूल जाऊँगा. ठीक है, बचा क्या, ये बीच का पार्ट, यही मैंने यहाँ लिखा है. फिर एक माइनस साइन आता है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, अब क्या करूँगा, ये बीच वाली जो कॉलम है उसको मैं भूल जाऊँगा. ठीक है, ये वाली कॉलम को मैं भूल जाऊँगा. बचा क्या यहाँ पर -1, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, -1, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, और क्या बच रहा है प्लस का 4 लास्ट वाला. इस कॉलम को मैं हटा दूँगा.
इस कॉलम को मैं हटा दूंगा, बचा क्या -1 3 4 1, ठीक है। बस इसको आप एक्सपैंड कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल 0 हो गया, तो इसको हटा दो। यहाँ 0 0, ये 0 0, ये 0, बचा क्या सिर्फ ये, तो 4 यहाँ पर क्या होने वाला है, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1, ये हो जाएगा कितना -12, तो आंसर में लिए क्या जाएगा 13 मल्टीप्लाई 4 दैट इज हाउ मच 52, एक नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। फॉर्मूले वाइज देखो तो कितना बड़ा लग रहा था नहीं, ऐसे जब हमने इसमें क्वेश्चन किया तो फिर बहुत इजी था, वैसे 0 वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी इसलिए इजी लगा, बट इसके क्वेश्चंस को आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। बहुत डिटर्मिनेंट्स की 3x3 मैट्रिक्स खुद से मन से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ क्वेश्चंस लो, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी इनके क्वेश्चंस की तब बढ़ती है जब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होने लगते हैं, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिटर्मिनेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है उन बच्चों के लिए जो ध्यान से ना इनकी प्रॉपर्टीज समझें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में जिनको प्रॉब्लम हो, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद के मन से वैल्यूज़ लो, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जय हिंद।